Rolling. Hello students, hope all of you are good and doing well in your studies. Today I am going to a very important topic, the Constitution of India. First of all, I will tell why we are going through this topic, because this topic is very important. Either you are in 6th standard, 7th standard, or either in 9th, 10th and 12th, whatever your class is, either you are preparing for your UPSC examination, PCS examination, any other examination, you will require the information about the Constitution of India. Even in your daily life, you will need all these topics to know. So first of all, I will tell you what is the Constitution of India. सर्वप्रथम मैं आपको सबसे पहले Constitution of India के बारे में बताऊंगा कि है क्या भारतीय संविधान, ये बना कब, कैसे बना और इससे हमें क्या फायदा. All these topics I will discuss in this chapter, in this video. So first of all, I will define the definition of the Constitution of India. So there is a definition, as you can see, a document that contains the rules and regulations by which a country is governed is called Constitution. तो जैसे कि आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा कि Constitution है क्या, संविधान है क्या. यहाँ पर आपको बताया कि क्या है, डॉक्यूमेंट, मतलब एक लिखित आपके पास नहीं है, लिखित भी हो सकता है, इट कैन बी रिटन आइदर इन द अदर फॉर्म. तो इसमें आप इससे क्या करते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन होती है, रूल्स होते हैं, नियम, रेगुलेशन, जो उसकी गाइडलाइंस जारी होती है कि किसी देश की जो गवर्नमेंट है वो कैसे चलाई जानी है, कैसे होना है, क्या उसके प्राइवेशन है, ये सब जो डिफाइन होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन होता है. ये सब चीजें बताता है. मान लेते हैं आपको कुछ भी काम करना है, ठीक है, एक छोटा सा व्यापार आपको शुरू करना है, तो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है. अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो ये भी आपकी उल्लेखित है कि आपको बिजनेस करने के लिए क्या काम करना होगा, कहां से उसका लाइसेंस प्राप्त करना होगा, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको किस अथॉरिटी को अप्लाई करना होगा. ये सब चीजें जो हमारे संविधान में क्या है, संविधान में लिखी हुई है, ठीक है. और अब मैं से कुछ और दूसरी इंपोर्टेंस बता देता हूं. जो हमारा दूसरा है कि व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो विशेषताएं क्या है, ठीक है, उसको बता देता हूं. सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्टली इट डिफाइन द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी. ये जो संविधान है हमें हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर बताता है. बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि समाज में किस तरह की प्रथाएं जो प्रचलित होती है, उन प्रथाओं को अगर हनन होता है किसी आदमी का, चीजों का, जैसे जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, या उसकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है, जो आर्थिक स्थिति है, उसके आधार पर अगर शोषण होता है तो उसके क्या राइट्स है, इन सबको अगर हमें देखना है क्या हमारे राइट्स है, तो हमें इसको जानना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को जानना पड़ेगा. तो सबसे बड़ी बात तो ये हमें ये बताता है कि हमारा जो बेसिक नेचर है हमारी सोसाइटी का, वो भी इसमें उल्लेखित है, लिखा हुआ है. दूसरा, सेकेंडली, इट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. ये क्या कहता है, जो हमारा देश है, हमारे देश में बहुत सारे दूसरे और जो अन्य देश है, नेपाल, श्रीलंका, जो भी डेवलपमेंट कंट्री है, उनका भी बताता है कि जो उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है. जैसे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है, ठीक है. जैसे कि आपको कोई चीज करनी है, मान लेते हैं कि आपका बच्चा, एक छोटा उदाहरण लेता हूँ, इसी स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ. आपका बच्चा आपकी पढ़ाई में अच्छा नहीं करता, तो आप उससे सबसे पहले आपको अवगत कराने का अधिकार किसको, आप उसके पास जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे. टीचर को आप बताएंगे कि जो मेरा बच्चा है पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है. अगर आपकी जो समस्या का जो सॉल्यूशन वहां पर हो जाता है, समस्या का समाधान अगर आपका हो जाता है, तो आपको आगे रिक्वायरमेंट ही नहीं की जाती. मान लेते हैं आप टीचर से कंप्लेंट करिए, टीचर ने आपकी बात को क्या नहीं करा, ऑब्जर्व नहीं करा, या उसको इतना अटेंशन नहीं दिया, तो आप उसी कंप्लेंट को कहां पर कर सकते हैं, प्रिंसिपल से कर सकते हैं. वहां से अगर आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, जो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं. तो यहां से आपको सिस्टम समझ में आएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ऑथोरिटी टू से द टीचर, एंड आफ्टर दैट आई हैव टू मूव टू द प्रिंसिपल. इवन दैट इफ माय कंप्लेंट इज नॉट रिजॉल्व्ड, मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, देन आई कैन मूव टू द डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, आइदर मैनेजर, आई कैन मूव ओवर हिम. सो इससे आपको एक पैटर्न समझ में आ गया कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए आप किसी पैनल पे होके जा सकते हैं. ये जो सब चीजें ये हमारे संविधान में उल्लेखित है कि जो हमारे जो छोटा सा
गली का जो मेंबर है उसकी क्या शक्तियां है, उसके पास कौन कौन सी अथॉरिटी है। एमएलए के पास क्या, एमएलए क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब उसके पास क्या अथॉरिटी, ये सब चीजें। एमपी के पास क्या है, ये सब चीजें भी उसमें उल्लेख। सो जब हमारा इसको देश को जरूरत पड़ेगी, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जब हमने जैसे कि जान लिया कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, तो फिर जैसे ही आपको पता है कि जो हम 1947 से पहले जो ब्रिटिश हमारे रूलर होते थे, उनके जो नियम कायदे कानून थे उन्हीं को फॉलो करते थे, मतलब हमारे पास अपनी गाइडलाइंस नहीं थी, अपना संविधान नहीं था। अब जो मैं आपको क्वेश्चन आने जा रहा हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कुछ क्वेश्चन आपको जो जितने भी आप परीक्षा की तैयारी करते हो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हो। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी या हु वाज द चेयरमैन ऑफ द, ठीक है, कितने मेंबर थे संविधान के हमारा, तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बड़े एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो आप इस जो अभी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ, ये बना कैसे, क्या हुआ, इसके बारे में काफी इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बताया हूँ, कैसे ये हमारी जो संविधान की सभा बनी, कैसे क्या हुआ। सबसे पहले इसकी मांग की थी 1943 में की थी, कांग्रेस ने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जब तक हमारा देश फ्री नहीं हुआ था, उन्होंने डिमांड की थी कि हमारे पास अपने नियम कायदे कानून होने चाहिए, ठीक है, और उसी को फॉरवर्ड करते हुए अंग्रेज, ठीक है, उनकी बात मानते हुए उन्होंने क्या करा, दिसंबर 1946 में, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका जो प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या थे, प्रेसिडेंट। बहुत सारे बच्चे क्या इसमें ना बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कभी कभी उनसे पूछा जाता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट कौन थे, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये लिखा है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो इस संविधान को लोग इसी से देखकर जोड़ते हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर लिखा है ही इज नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो बच्चे यहीं पर क्वेश्चन करते हैं, गलती करते हैं, क्वेश्चन आएगा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और देयर विल बी 4 ऑप्शन, आइदर 3 ऑप्शन, और देयर विल बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी, महात्मा गांधी जी, कोई भी ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल टिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो वहां पर आप मिस्टेक कर देंगे, आपको ऐसे मिस्टेक नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, दोनों में अंतर है, तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं बनानी है। तो उसके बारे में बताया हूं, इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने लोग जुड़े, क्या हुआ, बिटवीन 1946 जब हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट बना दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जो कंट्री है उसके फर्स्ट प्राइम जो प्रेसिडेंट थे, और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो 1946 से लेके 1949 दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 तक, जो इसमें लगभग कितने मेंबर थे इसके, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 300 के लगभग इसके मेंबर थे, और उनका जो प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर जी। इसके बारे में बताया हूं कि जो हमारे संविधान को बनने में समय कितना लगा, टाइम कितना लगा, यहाँ पर मैंने लिखा है टू अराउंड 3 इयर्स, लगभग 3 साल लगे। कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो मैं एग्जैक्ट बताता हूँ कितना टाइम लगा, वो है आपका 2 इयर्स, ठीक है, 11 मंथ एंड 18 डेज, ये लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन के लगे हमारे जो संविधान को बनने में। हमने जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, और जो उसके मेंबर थे, उन्होंने बहुत सारी कंट्री को विजिट करा, ठीक है, और वहां से जो अच्छी चीजें थी उन संविधान की उनको ली, जो कानून में अच्छी चीजें थी वो अपने संविधान में शामिल करी, और फिर ये बनकर तैयार हो गया। अच्छा, इसमें एक फैक्ट होता है कि जो इसमें मैंने लिखा है कि जो इसके मेंबर थे नवंबर 1949 में, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर में यहाँ पर 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, हर चीज लागू हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने जो संविधान को क्या नहीं करा, लागू नहीं करा। फिर जैसे आपको पता है कि आज भी जो हम अपना रिपब्लिक डे है वो कब मनाते हैं भैया, 26 जनवरी को मनाते हैं। 1950 को हमारा जो हमने फर्स्ट मनाया था, तो हर बार 26 जनवरी को मना रहे हैं। जब हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो हमने इसे लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों करा, जो लगभग हमारा ये 2 महीने का टाइम हो गया, लगभग ना 2 महीने हमने पेंडिंग में रखा। ऐसे इसलिए करा क्योंकि हमारी 26 जनवरी की वो एक इम्पोर्टेंट डेट थी, हिस्टोरिकल डेट थी। अब कैसे उसके बारे में हम रिव्यू आएगा, इनके क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे।
कि व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फुली प्रिपेयर्ड, ठीक है, तो कब बनकर तो पूरा तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 में हो गया था, लेकिन जो लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950। तो बहुत सारे सोचते हैं लोग कि 26 जनवरी 1950 में बनकर पूरा तैयार होगा, इसलिए तभी से लागू होगा। तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन पूछ जाता है, यहाँ भी आपको मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ भी मिस्टेक ना करना, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया यार, कभी कभी जो बड़ी परीक्षाएं होती है उसमें पूछ लेते हैं आपके कि हमारा जो संविधान वो दिया है उसमें जो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, फिर भी इसे 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हो गया? तो इसके पीछे कि जो हमारा लाहौर का अधिवेशन था जो हुआ था वो 1930 में हुआ था, और उस समय जो तिलक जी थे उन्होंने अपने जो पूर्ण संविधान की मांग की और अपने आप को कहा था पहली हमने स्वतंत्रता दिवस ही मनाया था 26 जनवरी 1930 को हमने अंग्रेजों से क्या कहा था कि हमारा देश आजाद करो, और पहली बार हमने तिरंगा लहराया था और क्या करा था हमने कि आजादी की मांग करी थी। तो ये हमारे लिए अपने आप में क्या थी, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक डेट थी। हम चाहते थे कि 26 जनवरी की डेट है उसे यादगार रखें, तो उस समय हमने पहली बार आजादी के लिए मांग उठाई थी बड़े लेवल पर, हम उसे ऐतिहासिक बनाना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा डिले कर देते हैं और अपना जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये चीजें आपने जान लिया कि संविधान है क्या। अभी तक जो आपने पढ़ा संविधान है क्या, इसकी इंपोर्टेंस क्यों है, इतना इंपोर्टेंट है, तो ये बना कैसे, क्यों बना, कितने लोग थे, ये सब चीजें मिला। अब इसके जो संविधान से हमें कुछ शक्तियां मिली, पावर मिली, अधिकार मिले, ये अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब हिंदी में मैंने कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक मतलब ये जो अधिकार है हमारे, अगर इनमें से किसी भी अधिकार का अगर हमारे हनन होता है या हमें नहीं मिल पाता है तो हम इसके लिए काम कर जा सकते हैं। दो कोर्ट हमारे उच्च होते हैं, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है, दूसरा आपका सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों कोर्ट में आप जा सकते हैं। और इनमें से अगर आपको कोई भी अगर आपको राइट नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए याचिका दायर कर सकते हैं, आप उसमें आप प्रार्थना पत्र डाल सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जिससे आपकी अधिकार आपको मिल सकता है। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मतलब राइट मतलब होता है अधिकार, टू इक्वलिटी मतलब समानता का, मतलब सभी को समानता का अधिकार मिला कानून की नजरों में, ठीक है, सभी लोग क्या है, एक समान है। उसमें आप किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, क्या नहीं कर सकते आप, कास्ट, रिलीजन या आपका जो उसका रेस है, उनके आधार पर आप भेदभाव करो। सभी को बराबर का अधिकार है। आप ये नहीं कर सकते कि आप दलित जाति के हैं, आप, ठीक है, पिछड़ी जाति के, आपको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, ये जाति के आधार पर हो जाएगा। धर्म के आधार पर ये नहीं कर सकते कि आप सिख है, आपको स्कूल में पढ़ने की परमिशन नहीं है, आप ईसाई है, आपको विद्यालय में आने की जरूरत नहीं है। आप किसी जो हमारे संविधान में किसी से मेंशन है कि आप किसी में सभी को क्या है, समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, कास्ट, रिलीजन, रेस। अच्छा, ये अफ्रीकन कंट्री जो अमेरिकन कंट्री है वहां पर ना नस्लीय भेदभाव होता है। नस्लीय भेदभाव मतलब वहां रंग को देखकर भेदभाव, काले और गोरे में भेद होता है। कि वो ऐसा हुआ था कि जो उनके एंसेस्टर थे, जो काले लोग थे, वो शुरू में जो व्हाइट लोग होते थे उनके गुलाम होते थे, लेकिन अब उन्होंने पढ़ा, काबिलियत अपने आप में हासिल करी, तो लोग उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देते थे। जिस स्कूलों में जो सफेद लोग थे, व्हाइट पीपल पढ़ते थे, वो वहां पढ़ नहीं सकते थे। उन जो होटल्स में वो खाना खा सकते थे, वहां खाना नहीं खा सकते थे, इवन उन ट्रेनों से भी वो मूव नहीं कर सकते थे। तो ये जो संविधान में गलत है, संविधान क्या कहता है, सभी को राइट टू इक्वलिटी मिला हुआ है। अगला है राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार मिला है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आजाद है, उसे आप किसी तरह से आप ये नहीं कर सकते कि उसे अपना धर्म के या जाति का धर्म मान लेते हैं। कोई व्यक्ति है वो किसी एक धर्म से संबंधित है, ये मान लेते हैं कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है और यहाँ पर किसी दो हिंदुओं का घर है, दिवाली आ गई, वो कहते हैं कि आप दिवाली नहीं मनाओ या आप जो अपना पूजा करने नहीं जाओगे। तो इस तरह का जो वो क्या कह रहा है, गलत है। उन्हें क्या है, आजादी है, उन्हें आजादी का अधिकार मिला है, चाहे वो एक है या कितना भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपने जो धर्म है उसे मान सकता है, अपने रीति रिवाज को पूरा कर सकता है, इस तरीके से आजादी मिली है। अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है, शोषण। देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, लोग शोषण करते थे। कैसे शोषण करते थे, जैसे कि किसी के पास क्या है, पैसे से बाहुल्य क्षेत्र है,
काम करवाया, पैसे नहीं दिए, या किसी की जो कोई व्यक्ति है जबरन उसे उठाया, अपने घर में रखने लगा कि आज तक तो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करेगा, या जैसे मैं कहूंगा वैसे काम करेगा, तो ये उसको क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इनके खिलाफ भी आपको क्या मिला है, संविधान ने आपको राइट दिया है। अगर आपके साथ ऐसा किया जा रहा है तो आप संविधान के जरिए अपना जो खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। आप जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, वो भी आपका मौलिक अधिकार है। अच्छा, मैं बार बार बता रहा हूँ, मौलिक अधिकार है, इनमें आपकी सुनवाई के लिए आपको किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, या जो आपके लोअर एसीजीएम कोर्ट होते हैं वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ये जो 6 आपके फंडामेंटल राइट्स है, इनके डायरेक्टली आप वहां पर जा सकते हैं। एक होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया। जैसे मैंने बताया था, अगर वो हिंदू है, अगर वो चाहे मैं रोजे रखना चाहूँ तो रोजे रख सकता है। मुस्लिम है, अगर वो चाहे मंदिर में जाना चाहे तो मंदिर में जा सकता है। उसे आप नहीं कह सकते कि आप ठीक है हिंदू आप मस्जिद में जा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है उस पर, क्योंकि उसके अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। अगर वो आज शर्मा लगा रखा अपने नाम के पीछे, कल वो अली लगाए, खान लगाए, वो उसका अपना धार्मिक मामला है, तो उसे क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है उसे। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें क्या मिला है उसे, अभी ये जो इसमें कुछ अमेंडमेंट भी कर दिया गया है कि इसके तहत मतलब सभी को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, जो आपको जिनकी एज ठीक है 6 ईयर टू 14 ईयर्स, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें क्या मिलेगी, आपको फ्री में बुक्स मिलेगी, कोई फीस नहीं जाएगी। साथ में ठीक है एक मिड डे मील स्कीम भी होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें क्या करता है, आपको फ्री खाना ही मिलता है, उन बच्चों को दोपहर खाना ही मिलता है। तो सभी को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, वहां पर किसी को नहीं रोका जा सकता। अब मैं जो आपको लास्ट बता रहा हूं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो ये हमने अपने 5 पढ़े, नंबर 1 पढ़ा था, 2 पढ़ा था, 3, 4 और ये 5 जो हमने पढ़े थे, इनमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये वाला जो राइट सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये वाला राइट आपके पास नहीं है तो ये 5 बेकार, इनका कोई वजूद नहीं। जो भी आपने समानता का अधिकार पढ़ा, आजादी का अधिकार पढ़ा, शोषण के विरुद्ध, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, अगर आपको ये वाला राइट नहीं मिला तो बाकी सब आपको क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। अभी क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब जो आपके अगर ये 5 अधिकार मिले, इस अधिकार के तहत हमें ये अधिकार मिला, अगर 5 में से किसी का भी एक आपका हनन होता है तो आप इनके लिए कहां पर जा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, यहां पर जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। ये वाला जो छठा राइट है, इन 5 राइट को प्राप्त करने का जो जरिया है वो कौन से वाला राइट है, ये वाला। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट राइट्स है। आज की वीडियो में बेटा मैं आपको इतना ही कराऊंगा। ठीक है, इससे आगे वीडियो कराएंगे। तब तक के लिए आप टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।